ममता बनर्जी की सरकार 5 तारीख को बनती है, 5 मई को। 5 मई को ममता बनर्जी सीएम की शपथ लेती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो अपनी सीट नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी, इसलिए उनको 6 महीने के भीतर दोबारा से विधानसभा का सदस्य बनना है, जो कि 5 नवंबर उसका फाइनल डेट है। 5 नवंबर से पहले पहले वहाँ पर अगर बंगाल में उपचुनाव नहीं होता है तो ममता बनर्जी को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसके लिए दूसरा रास्ता था कि उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाए, लेकिन बंगाल विधानसभा में विधान परिषद नहीं है, इसलिए एक ही रास्ता बचता है कि उपचुनाव हो। ऐसे में चुनाव आयोग उपचुनाव को टालने में लगा हुआ है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, उनको इसी कारण से इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो तीरथ सिंह रावत का इस्तीफा था उसके जरिए एक मोरल ग्राउंड एक डेवलप करने की कोशिश कर रही थी, ताकि ममता बनर्जी की सरकार को चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक रखकर गिराने में मदद मिल सके। चूँकि संवैधानिक बाध्यता है, धारा 164(4) के तहत कोई भी सीएम बनता है तो उसको 6 महीने के भीतर उस अपने क्षेत्र से कहीं से सदस्यता लेनी होती है। लेकिन अगर उपचुनाव नहीं होता है तो ममता बनर्जी की सदस्यता नहीं हो पाएगी, जिस वजह से उनको सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। 5 नवंबर को डेडलाइन है, इसलिए ममता बनर्जी लगातार ये बात कहती रही हैं कि चुनाव आयोग जल्दी से उपचुनाव कराए, क्योंकि समय कम है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग कोरोना का बहाना देकर इस पूरे मामले को टालता रहा है। तो आज इसी मामले को लेकर टीएमसी का जो एक दल है वो यहाँ पर चुनाव आयोग से मिलने आया है, उनकी मीटिंग है और इन पूरी समस्याओं को चुनाव आयोग के सामने रखने आए हैं, ताकि चुनाव आयोग जल्दी से पश्चिम बंगाल में उपचुनाव कराए और ममता बनर्जी की कुर्सी सलामत रहे। क्योंकि अगर 5 नवंबर से पहले चुनाव नहीं होता तो टीएमसी की सरकार तो रहेगी बंगाल में, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री वो होगा जो चुन के आया होगा। इसलिए ये संकट बड़ा है। चूँकि ये संवैधानिक बाध्यता है, इसलिए इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। सिर्फ एक ही रास्ता है उपचुनाव का, और वो उपचुनाव अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से घोषित नहीं हुआ है। तो एक तरफ कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव आयोग के जरिए ममता बनर्जी की सरकार गिराने के चक्कर में है, और चुनाव आयोग को इसमें फ्रंट पे रखकर बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से चुनाव को 5 नवंबर के बाद तक टाल लिया जाए और ममता बनर्जी को वहाँ सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ जाए। और ये बहुत ही दिलचस्प होगा, अगर ममता बनर्जी 5 नवंबर से पहले चुनाव नहीं होता है तो उनको सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और ये ममता बनर्जी की पार्टी के लिए भी बहुत ही मतलब एक अहम सवाल होगा, और ये बहुत ही गंभीर मामला हो जाएगा कि उनके बाद उस पार्टी में सीएम बनेगा कौन, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद कोई बड़ा चेहरा ऐसा बंगाल में नहीं है जो सीएम की कुर्सी पर बैठ सके बंगाल की। तो ये देखने में दिलचस्प होगा। अभी डेलीगेशन गया हुआ है टीएमसी का, अंदर चुनाव आयोग से मीटिंग चल रही है। अभी वो लोग आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो हम आपको जानकारी देते हैं कि वहाँ क्या बातचीत हुई और चुनाव आयोग ने इस बारे में क्या कहा है, 5 नवंबर से पहले चुनाव हो पाएगा या नहीं। वो कांग्रेस के 5 सदस्य ने जाके चुनाव आयोग के साथ मीटिंग की, और उस मीटिंग में आपको पता होगा कि 9 अगस्त इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ने हर राजनीतिक दल को उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा था कि चुनाव बाई इलेक्शन के बारे में बताने कि हर राजनीतिक दल का क्या सोच है, इसकी अभी बाई इलेक्शन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो ये रिटन जो लिखित जवाब उन्होंने मांगा था 30 अगस्त तक, हमने लिखित जवाब समय के अंदर दे दिया है। तो वो जवाब हम आज 5 जन डेपुटेशन में जाके उनके पास दिए और डिस्कशन भी किए। हम जो पॉइंट्स बोले कि संविधान के धारा 324 के मुताबिक हमें ये जो काम है इलेक्शन कमीशन का 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना है, और अगर कोई सर्कमस्टांस ना हो कि चुनाव आयोग और गवर्नमेंट एक साथ मिलके इन डिस्कशन कि अभी नहीं कर सकता चुनाव, तो 6 महीना के अंदर ही करना है। तो हम लोग भी जाके कहा कि देखिए, आप अप्रैल महीना में जब हमारा विधानसभा चुनाव हुआ था तब कोविड परिस्थिति जो था वो बंगाल में 17,000 डेली केसेस थे, अब वो 830 के लगभग है। और जो हमारे 7 इलाके में चुनाव होने जा रहा है वो इंडिविजुअल
हर एक जगह का हमारे आंकड़े जो थे वो हमने भी दिए और चुनाव आयोग के पास भी, खुद के पास भी वो आंकड़े थे, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ बहुत कम हो गई है अभी कोविड के केसेस। और उन्होंने, जैसे प्रोफेसर राय ने कहा अभी कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि हमारा काम जो है वो इलेक्शन कराना, इलेक्शन रुकना नहीं। तो उनको पता है कि ये अर्जेंसी जो है 6 महीना के अंदर हर जगह कराना। और वो उन्होंने एक ही बात कहा कि 7 जगह में जहाँ इलेक्शन ड्यू है वो हर जगह में एक साथ एक समय पे करेंगे, या एक में जैसा 20 दिसंबर तक ड्यू है गोशाबा में, और शांतिपुर में ड्यू है अक्टूबर, कहीं और भी ड्यू है नवंबर। तो वो ये भी सोच रहे कि एक फेज में नहीं करा के ये 7 चुनाव 2 फेज में भी कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा, पर मीटिंग बहुत अच्छी रही और सब सहमत थे कि चुनाव जल्द से जल्द समय पे कराना है। थैंक यू। पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी बिल्डिंग में हमारे देश की विदेश मंत्री और दूसरे मंत्री उपस्थित थे और सरकार के अलावा 25-26 राजनीतिक दल इसमें भाग लिया। अफगानिस्तान के बारे में जो चर्चा हुआ, सरकार ने सभी राजनीतिक दल को कॉन्फिडेंस में लाके वहाँ की जो स्थिति है, मौजूदा हालात जो है, उसको बारे में सारी जानकारी हम लोगों को दिया। और जैसे कि प्रोफेसर राय ने बताया कि 3-4 अहम मुद्दा इस चर्चा में उभर के आया। सबसे पहले ये बात कि हमारे जो हिंदुस्तानी लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनका इवैक्यूएशन के बारे में सरकार ने कैसा कदम उठाया और कितने आदमी वहाँ अभी तक फंसे हुए हैं, ये सारे तथ्य उनके पास जो था वो हमसे एक्सचेंज किया। इसके अलावा कुछ राजनीतिक दल ने अपना कॉन्सर्न जताई कि ये जो अचानक यूएस ट्रूप्स विड्रॉल की डेट को प्रीपोन किया गया, जबकि पहले ठीक था कि 11 सितंबर को यूएस ट्रूप्स विड्रॉल होगा, अचानक उसको 31 अगस्त बना दिया गया। इसके चलते सरकार के सामने बहुत सारे मुसीबतें अटकलें खड़ा हुआ और इसलिए इस सिचुएशन जो है, स्थिति जो है, वो और भी नाजुक हो गई। और सारे अफगानिस्तान में, खास करके इसका राजधानी काबुल में स्थिति बहुत ही नाजुक है और किसी भी समय कुछ भी हो रहा है। ऐसा स्थिति में सरकार भी जो कदम उठाना चाहते हैं, सरकार की मंशा की तरह सरकार जो चाहते हैं उस तरह हर समय कदम नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि काबुल का जो एयरपोर्ट है, या तो आप बोलिए या मैं बोलूँ? सर माइक सेंटर में नहीं है, इसके एबीपी का लोग उसका आप लोगो नहीं दिखा जाता, इसलिए इस बात कर रहे हैं। आवाज 10 काबुल एयरपोर्ट में अभी जो तनाव पैदा हुआ है, एक तो नेटो का फोर्स वहाँ मौजूद है, सिर्फ आर्मी मूवमेंट हो रहा है, वापसी यूएस ट्रूप्स का वापसी हो रहा है, और जो सिविलियन है तो एयरपोर्ट के सामने आमने सामने बहुत सारे 10,000 15,000 जनता, वहाँ का अफगान का नेशनल भी है, बहुत सारे वहाँ के सिटीजन जो कि बाहर जाना चाहते हैं देश से बाहर, वो लोग भी फंसे हुए हैं। बहुत ही मुसीबत खड़ा हो गया उधर। इवैक्यूएशन का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। दूसरी बात जो प्रोफेसर राय ने बोला कि कुछ राजनीतिक पार्टी ने तालिबान और पाकिस्तान की साथ मिलके कोई टेररिज्म का नया जमीन वहाँ कोई पैदा ना हो, इस बारे में सरकार को चेतावनी दिया। सरकार बोला कि इस बारे में गवर्नमेंट इज एंगेज विद दैट ऑल्सो, दैट पॉइंट ऑल्सो। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी ऑफ नेशंस जो है, तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये चर्चा हुआ है। दूसरे जो राष्ट्र है जैसे कि अमेरिका, रशिया, कतार, ईरान, सऊदी अरबिया, जर्मनी, ये सारे देशों से हमारे सरकार ने बातचीत किया है और सरकार हर समय तैयार है कि स्थिति की मौका मिलते ही हमारे जितने वहाँ फंसे हुए हैं सबको यहाँ लाएंगे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ ना हो,
इसके बारे में भी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज ने कुछ बयान दिया, तो कुछ पार्टी ने नाराजगी जताई कि इस समय ये बोलना ठीक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकार की जो मंशा है, सरकार को जो अभी परसेप्शन है ऑफ डिफेंस सर्विस के जो चीफ ने जो बताया वही उसी का रिफ्लेक्शन है। इसमें कोई दो बात नहीं है, दो अलग अलग कोई स्थान नहीं है। तो कुछ भी हो, हमारी पार्टी की सुप्रीम लीडर सुश्री ममता बनर्जी ने पहले ही आमतौर पे बोल दिए हैं कि देश के हित में इस स्थिति में सरकार अगर कोई कदम उठाते हैं तो इस कदम को तृणमूल कांग्रेस समर्थन करेगी। तो हमारी पार्टी की ओर से हमारे नेता सुब्रत राय ने ममता जी का ये वार्ता इस मीटिंग में उन्होंने दोहराया। और दूसरे पार्टी भी, हर पार्टी, चाहे वो सरकार की पक्ष में हो, सरकार की विपक्ष में हो, हर पार्टी इस मुद्दे पे एक जगह खड़े हैं। और सुब्रत राय जी ने खास करके बोला कि सारा दुनिया देखें कि हिंदुस्तान एक है, इस बारे में हिंदुस्तान एक है, देश का हर पार्टी सरकार के साथ है, जनता भी सरकार के साथ है। कोई भी कदम देश के हित में उठाया जाएगा उसको समर्थन जरूर मिलेगा, हम लोग समर्थन करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।